हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से हम कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चंस। इससे पहले के क्वेश्चंस मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमने पहले की वीडियोज में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन करे हैं कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट अगर लैंग्वेज फॉर्म की बात करें तो वो अभी तक हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, वो हम इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम बात करें एनर्जी ट्रांसफर के केसेस में कि द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस इन दिस केस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पे टू टाइप ऑफ रिएक्शंस हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब सबसे पहले क्योंकि हम स्टार्टिंग से जितनी भी टाइप की रिएक्शंस को पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने उसको नाम को समझा था कि इसका जो नेम है वो हमें क्या इंडिकेशन देता है। देखो, अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक की तो एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब, अगर हम बात करें इतने वर्ड की, तो एक्सो का मतलब होता है आउट। ठीक है, यानी कि एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में बाहर निकल रही है इन रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद बहुत सारी एनर्जी जो है वो निकल रही है, रिलीज हो रही है एनर्जी। ठीक है, आउट का मतलब क्या है? एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, इन द रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो गई। और अगर मैं बात करूं एंडोथर्मिक की, तो ये जो वर्ड है एंडो का मतलब क्या होता है? इन का मतलब क्या है? एनर्जी नीडेड टू कैरी आउट रिएक्शन। इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, इसीलिए उसका नाम बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एनर्जी जरूरत है, एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द रिएक्शन। ठीक है, तो एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्सॉर्ब। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन की। तो अभी तो ये ओवरव्यू मिल गया हमें, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे? दोज रिएक्शन in which heat is evolved बोल दो, रिलीज्ड बोल दो या आउट हुई, एक ही बात है। रिएक्शन के बाद बहुत सारी हीट जो है वो रिएक्शन से आउट हुई। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे। हर 3 पॉइंट्स में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के। सो जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज indicated by writing प्लस हीट। कौन सा साइन लिखेंगे? प्लस हीट साइन ऑन प्रोडक्ट साइड। अब इसको जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम, यानी कि हीट जो है वो क्या हुई? इवॉल्व हुई, रिलीज हुई, आउट हुई, रिएक्शन के बाद रिलीज हुई। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? एक्सो हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आउट हुई। एक्सो मतलब आउट, एग्जिट हुई। ठीक है, एंड उसके साथ सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बता रहा है कि इस टाइप की रिएक्शंस में जब हम इस टाइप की रिएक्शंस को लिखते हैं,
इक्वेशन की फॉर्म में, तो हम प्लस हीट का साइन जो है वो यूज करते हैं। वो भी किस साइड पर यूज करते हैं? प्रोडक्ट साइड पर यूज करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल की बात करें तो C+O2 गिव्स आउट CO2 और साथ में हीट। ठीक है, लॉट्स ऑफ हीट रिलीज होगी इस रिएक्शन में। तो अब जो प्लस साइन है, प्लस हीट का साइन हमने किस साइड रिप्रेजेंट किया? प्रोडक्ट साइड में। ये हमारी कौन सी साइड है? दिस इज रिएक्टेंट साइड, R से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज हमारी प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड में ही हमने प्लस हीट का साइन को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो जितनी भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उसमें जो हम प्लस हीट का साइन होता है वो किस साइड रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोडक्ट साइड पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं, N2 अमोनिया फॉर्मेशन। N2 plus H2 gives NH3, 2NH3, और इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर 3 लगा देंगे, बस ये बैलेंस हो गई। इसमें भी हम क्या करेंगे? प्लस हीट का साइन जो है वो किस साइड लगा देंगे? प्रोडक्ट साइड पर हम हीट का साइन लगा देंगे। यहां से इंडिकेशन हो गया कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर आई थिंक। अब ऐसे ही हम बात कर लेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होती है? सेम वैसे ही डेफिनेशन देंगे इसकी। तो फर्स्ट पॉइंट में तो हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देंगे, दोज रिएक्शन in which heat is एंडो का मतलब क्या है? हीट इज नीडेड टू कैरी आउट रिएक्शन। इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हीट की जरूरत होगी, तो एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और हीट इज एब्सॉर्ब्ड टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा बताएगा कि प्लस हीट का साइन हम किस साइड लगाएंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्लस हीट का साइन है वो हम कहां लगा रहे थे? प्रोडक्ट साइड में। यहां पर किस में लगाएंगे? रिएक्टेंट साइड में लगाएंगे। ठीक है, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन and endothermic reaction is indicated by writing plus heat। प्लस हीट किस साइड लगाएंगे? प्लस हीट ऑन रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड पर ही हम क्या करेंगे? प्लस हीट के साइन को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके 2 कॉमन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे कॉमन एग्जांपल्स तो इसमें है सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का क्या करते हैं हम? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? ब्रेक होना। ठीक है, तो सबसे कॉमन एग्जांपल तो है सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, किसमें? सिल्वर में, और क्लोरीन गैस सेपरेट आउट होना। ठीक है, तो वही कॉमन एग्जाम्पल है। वो किसकी प्रेजेंस में होता है? इतना मतलब ईजी होता है वो रिएक्शन, इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि सनलाइट में रखते ही वो रिएक्शन कैरी आउट हो जाता है। ठीक है, तो देखो AgCl। ठीक है, AgCl में क्या हुआ? हीट। ठीक है, ये हीट किस साइड है? किस साइड है? ये हमारी रिएक्टेंट साइड पर हीट है AgCl, और किस में स्प्लिट हो जाएगी? Ag plus Cl2। ठीक है, और बैलेंसिंग करने के लिए हम यहाँ 2 लगाएंगे और यहां पर भी 2 लगा देंगे, तो हो गई बैलेंस। ठीक है, तो हीट क्या हुई इस केस में? हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, एब्सॉर्ब हुई है हीट। ठीक है, दूसरे एग्जांपल हम लिखते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन। N2 plus O2 गिव्स आउट 2NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इस केस में भी क्या होती है? हीट चाहिए होती है इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इन दिस केस ऑल्सो। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये 3 पॉइंट्स हमने इसके अच्छे से एक्सप्लेन करे। तो अगर डिफरेंस की फॉर्म में भी कई बार क्वेश्चन को वो पूछ लेता है तो आप इसी अकॉर्डिंग बताएंगे विद एग्जांपल्स, और ये तीनों पॉइंट्स आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब बात आती है कि जो हमारी एनर्जी है ना वो 3 फॉर्म में यूज हो जाती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। या तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस हमने कब पढ़ा था? जब हम वाटर का हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे थे।
एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था कि हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हमने कैसे करी। इलेक्ट्रोलाइसिस का ही पार्ट है एक हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को हीट दिया, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हीट दिया, इस बार किसकी फॉर्म में दिया, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हीट दिया, और वो स्प्लिट आउट हो गया किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है, स्प्लिट आउट हो गया। तो जो एनर्जी है ना वो 3 फॉर्म्स में दी जा सकती है, हीट की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में यानी कि लाइट की फॉर्म में, और तीसरी फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हीट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, ठीक है, ये नॉर्मल हीट भी हो सकती है, और ये सनलाइट भी हो सकती है, ठीक है। लाइट की हेल्प से भी हम रिएक्शन को कैरी आउट कराते हैं। तो यहीं पर ये चीजें हम आपको क्लियर कर रहे थे। तो हेयर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है रीड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। व्हाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि हमारी बॉडी में जो पर डे रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है। इसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज है जो हमारा फूड बन जाता है आफ्टर डाइजेशन। देखो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा बायोलॉजी का, फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th में, तो उसमें आपने डाइजेशन की पूरी प्रोसेस पढ़ी होगी, रेस्पिरेशन की भी पूरी प्रोसेस पढ़ी होगी। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज फूड की फॉर्म में रेडी हो जाता है वो ईच एंड एवरी सेल के पास जाता है, और सेल हैव ऑक्सीजन, क्योंकि सेल के पास ऑक्सीजन कहाँ से है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसकी फॉर्म में, हार्ट ने पंप किया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आउट करा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोवाइड किया, यानी कि ऑक्सीजन को हर सेल को प्रोवाइड किया। जब हर सेल के पास क्या है, हमारी बॉडी की हर सेल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। जब वो ऑक्सीजन जो है कंबाइन करेगी ग्लूकोज के साथ तो क्या बनाएगी, CO2 बनाएगी, वाटर बनाएगी, और बहुत सारी हीट को वो रिलीज करेगी, जिसको हम यूज करते हैं एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। उसी को हमने डिस्कस करना है। तो इसीलिए जो रेस्पिरेशन है वो हमारी कौन सी प्रोसेस है, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो बिल्कुल इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं। रेस्पिरेशन इज exothermic process because during respiration glucose कंबाइंड विद, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दीजिए ब्रैकेट में, C6H12O6 कंबाइंड विद ऑक्सीजन in the cells of our body ठीक है, बॉडी की सेल्स के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड गिव्स आउट CO2 H2O along with the production of हीट। क्लियर आई थिंक, ठीक है। तो रिएक्शन में सबसे पहले देखो, अगर जनरली हम देखें तो होता क्या है कि जो डाइजेशन की हेल्प से क्या होता है, फूड जो होता है हमारा वो सबसे पहले टिथ की हेल्प से, बक्कल कैविटी की हेल्प से स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है फूड। ये स्मॉलर पीसेस जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, यानी कि जो हमारी ये फूड पाइप है, इसोफेगस बोलते हैं जिसको, उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। वो मैं जब बायो का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करूंगी तब मैं आपके साथ जरूर एक्सप्लेन करूंगी ये चीजें अच्छे से। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारे पास जे शेप ऑर्गन हमारी स्टमक पे जाता है, वहां से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस आ जाएगा, है ना, उसके बाद म्यूकस सिक्रीट होगा, HCl आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी और फूड को फाइनली ब्रेक डाउन कर लेंगे, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज बन जाएगा। और जब फूड फाइनली डाइजेस्टेड, पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा तो जो उसका सॉलिड वेस्ट होगा वो तो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन पर हमारे पास होता है ग्लूकोज की फॉर्म में फूड, जो बेसिकली एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। और जो वो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज दिस फॉर्मूला C6H12O6। और इसकी अगर हम एग्जैक्ट इक्वेशन की बात करें तो क्या इक्वेशन बन के आती है, C6H12
O6 when combined with ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहां पर है? हर सेल के पास ऑक्सीजन है. आफ्टर रिएक्शन ये हमें देगा 6CO2 प्लस H2O एंड प्लस एनर्जी, जिसका हम यूज करते हैं वेरियस एक्टिविटी करने के लिए, इसलिए फूड इज वेरी नेसेसरी. पर भी हम 6 लगा देंगे बैलेंसिंग करने के लिए. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन, रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, ये हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है. क्लियर? आई थिंक क्लियर है ये सारा. चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है कि वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो अपोजिट होती है किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. तो वैसे तो आप इसको जानते ही अच्छे से कि कॉम्बिनेशन में हम क्या कर रहे थे. कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन कर रहे थे. कंबाइन क्या कर रहे थे? स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेस को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना दे रहे थे. ठीक है, लेकिन अगर हम इसका अपोजिट करें यानी कि डिकम्पोजिशन करें तो यानी कि ए बी और सी भी इंक्लूड कर दीजिए. एक बिग मॉलिक्यूल है और बिग कंपाउंड है और वो आफ्टर रिएक्शन स्प्लिट हो गया है किसमें? ए प्लस बी प्लस सी में स्प्लिट आउट हो गया है. ठीक है, तो स्मॉलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाता है. तो नाम देख के ही पता चल रहा है कि ये रिएक्शन इसकी अपोजिट है. इसमें क्या है? स्मॉलर मॉलिक्यूल सिंपल सब्सटेंसेस. इसमें क्या है कि सिंपल सब्सटेंसेस जो है वो कंबाइन होकर एक बिग कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं. जबकि अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तो उसमें क्या होता है? एक बिगर कंपाउंड स्मॉलर सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है. ठीक है, तो उसको बस लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है. इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन a single compound is breakdown into smaller simpler substances. ठीक है, यानी कि क्या हुआ? एक बिग मॉलिक्यूल स्मॉलर सब्सटेंसेस में, अगर जनरल देखें तो किसमें? अभी पहले भी एक्सप्लेन किया, ए बी और सी कोई लेट सपोज कंपाउंड है और वो ब्रेक हो गया किसमें? ए प्लस बी प्लस सी में. ठीक है, इसके लिए जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो हम पढ़ते हैं हाइड्रोलाइसिस का. यानी कि हाइड्रोलाइसिस या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का ले सकते हैं. यानी H2O का क्या किया? इलेक्ट्रोलाइसिस किया. इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस किया इसका तो आफ्टर रिएक्शन हमारे पास क्या हो गया? एक जगह ये इसका हमने एग्जांपल, ये हमने जो है इसका डायग्राम भी हमने बताकर आपको कराया था. एक टेस्ट ट्यूब पर तो H2 गैस निकल रही थी और एक टेस्ट ट्यूब पर ऑक्सीजन गैस आउट हो रही थी. ठीक है, तो उसकी बैलेंसिंग कर देते हैं तो यहां पर आ जाएगा 2H2. ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया. तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ऐसे ही वाइल, जबकि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बताइए? स्मॉल सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर. Small simpler substances combine together to form simple compound, to form a single compound. ठीक है, इसके एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. इसका अगर कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O. ठीक है, तो जनरल हीट किया वही, इसको भी बैलेंस कर देते हैं. 2 हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 यहाँ पर. तो ये इसका अनदर एग्जाम्पल हो गया. तो यहाँ पर ये इसलिए हमने एक कॉमन एग्जाम्पल लिया जिससे ये हमारा जो आंसर है ना और अच्छे से जस्टिफाई हो सके कि जो है रिएक्शन, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है.
तो एक में हमने ब्रेक डाउन दिखाया और एक में हमने कॉम्बिनेशन दिखाया कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक बिगर कंपाउंड को उन्होंने फॉर्म किया। क्लियर आई थिंक? तो दिस इज क्वेश्चन 11th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, देखिए, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हमने बहुत सारे इक्वेशंस को डिस्कस किया। तो जब हम टाइप ऑफ रिएक्शंस में पढ़ रहे थे, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी उसमें क्या होता है, एनर्जी नीड होती है, यानी कि उसमें क्या होता है, वो एक एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शंस है, यानी कि जिसमें रिएक्शंस को कैरिड आउट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है। अब हीट किस फॉर्म में हो सकती है, या तो लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है, और सिंपल हीट की फॉर्म में भी हो सकती है। उसके लिए हमने कॉमन एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे, जैसे कि हमने डिस्कस की थी किसकी रिएक्शन, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन, सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन डिस्कस किए थी। और जो इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होना, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस और साथ साथ ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करेगा। ठीक है, तो ये भी हमने सब डिस्कस किया था। वो बोल रहे हैं कि तीनों टाइप की रिएक्शंस का एक एक एग्जांपल बताइए जिसमें जो एनर्जी है वो हमारी हीट की फॉर्म में भी यूज हो रही हो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी यूज हो रही हो, और द थर्ड वन लाइट की फॉर्म में भी यूज हो रही हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस। ठीक है, यस, आप आंसर कैसे करेंगे इसको? डिकम्पोजिशन रिएक्शन require energy in the form of, किस किस फॉर्म में चाहिए होती है एनर्जी उसमें, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में एंड इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। इन द फॉर्म ऑफ हीट, second is light and electricity, for breaking of simpler substances। ठीक है, तो यानी कि इसमें होता क्या है आपको पहले से ही पता है। अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो नेम ही हमें सजेस्ट कर रहा है, डिकम्पोज हुआ एक बिगर कंपाउंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में या स्मॉलर एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो गया। और ये सब ब्रेकिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, या तो वो हीट की फॉर्म में होगी, या वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होगी, या फिर वो लाइट की फॉर्म में होगी। लाइट में भी वो सनलाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो सनलाइट है वो किससे मिलकर बनी होती है, पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में बनी होती है, जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिकम्पोजिशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन कैसे हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन कैसे होगा, यानी कि हम सिंपल हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन ही दिखा रहे हैं। H2O मॉलिक्यूल था, ब्रेक डाउन हुआ इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, एरो के ऊपर मेंशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, एंड आफ्टर रिएक्शन H2 साथ में O2 गैस रिलीज हो गई। ठीक है, एंड इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पर और यहां पर 2 लगा देंगे, तो डिकम्पोजिशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी है ना। और सेकेंड एग्जाम्पल हम इसमें बताते हैं डिकम्पोजिशन फ्रॉम लाइट। लाइट डिकम्पोजिशन फ्रॉम लाइट में हम एग्जांपल लेते हैं AgCl भी ले सकते हैं, AgBr भी ले सकते हैं, दोनों ही रिएक्शन इसमें यूज कर सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, AgCl, लाइट यहां पर कौन सी यूज हुई है, सनलाइट का यूज हुआ एग्जैक्टली और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कैरिड हुई
Ag और क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व हो गई, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ भी 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 लगाएंगे, तो होल इक्वेशन इज बैलेंस नाउ। और जो थर्ड टाइप की रिएक्शन होती है विच इज डिकम्पोजिशन फ्रॉम हीट, ठीक है, हीट की फॉर्म में। अब हीट में हम सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो हम व्हाइट वॉशिंग के रिवर्स रिएक्शन को लेते हैं। हाँ, यानी कि हम इसमें जो कॉमन एग्जांपल लेंगे वो हम लेंगे लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन का ब्रेकडाउन होना और सिंपल डिकम्पोज होना किसमें, क्विक लाइम में, साथ साथ CO2 गैस का इवॉल्व होना साथ में, ठीक है। तो लाइमस्टोन यानी कि CaCO3 डिकम्पोज हुआ, किसमें, एनर्जी किस फॉर्म में यूज हुई है, हीट की फॉर्म में यूज हुई है इन दिस केस। और हमारे पास क्या बन गया, क्विक लाइम साथ में अलोंग विद CO2 गैसेस रिलीज्ड इन दिस केस, ठीक है। तो तीनों गैसेस हैं, बिल्कुल इसमें हम एरो को मेंशन करेंगे। अपवर्ड एरो हमें इंडिकेट करता है कि गैस है और इवॉल्व हो गई आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज लाइमस्टोन, ठीक है। क्या दिया इसने, क्विक लाइम, ठीक है, और साथ में CO2 गैस इवॉल्व हुई। तो ये हमारे तीनों एग्जांपल्स थे, यानी कि 3 तरीके से जो है एनर्जी का यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी ब्रेक डाउन हो रहा है, लाइट की वजह से भी ब्रेक डाउन हो रहा है और हीट की वजह से भी ब्रेक डाउन हो रहा है। तीनों को एक एक एग्जांपल उन्होंने पूछे थे। तो दिस इज द होल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस आंसर। क्लियर, आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। Yes, now next one, question number 13. So जो question number 13 है, which is the difference between displacement and double displacement reaction. तो ये question जो है वो आप खुद से करेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है दोनों चीजों को। कुछ में नहीं करना है आपको, पॉइंट वाइज दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल आपको इसमें प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 को सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं कि उससे पूछा क्या है, उसके बाद प्रेजेंट करते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। यानी कि सिल्वर का रिफाइनिंग है, यानी कि एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है, सिल्वर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सॉल्ट बना हुआ है सिल्वर नाइट्रेट का और उसमें से एक्सट्रैक्शन करना है हमने क्या, सिल्वर का। उस किससे रिएक्ट करने के बाद बोला है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, किसकी हेल्प से, कॉपर मेटल जो है इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है। देखो कॉपर मेटल ही क्यों चूज किया, क्योंकि कॉपर जो है विच इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, वो इतना पावरफुल है कि सिल्वर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, खुद तो बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर को सेपरेट आउट कर जाएगा। और हमें चाहिए भी क्या, सिल्वर, क्योंकि ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। सिल्वर को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके सॉल्ट से, ठीक है। तो आप देखिए जब भी नेचुरल फॉर्म में अगर हम देखें सिल्वर वगैरह या गोल्ड भी या कोई भी हमारे मेटल्स हैं, वो सारे के सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी सॉल्ट में और कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उनको हमें रिफाइन करके उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के थ्रू। तो वही रिएक्शन जो है वो यहाँ पर हमने प्रेजेंट करनी है, ठीक। AgNO3 सिल्वर पर क्या होता है चार्ज, अगर हम देखें फॉर्मूला बना कैसे, AgNO3 पर होता है -1, Ag पर होता है +1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बन गया AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, जिसकी रिएक्शन हुई किसके साथ, कॉपर मेटल के साथ। और आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सिल्वर से मोर रिएक्टिव है कॉपर, इसीलिए कॉपर ने सिल्वर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, कॉपर नाइट्रेट। इसकी पोजीशन ले ली और यहां पर खुद आ गया और क्या बना दिया, कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 होल ट्वाइस। अब ये फॉर्मूला कैसे बन के आया, कॉपर पर 2 पॉजिटिव चार्ज, NO3 अभी बताया नाइट्रेट पर क्या होता है, माइनस रेडिकल है और NO3 पर -1 चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी और क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या सेपरेट हो गया, सिल्वर, क्योंकि हमने ये पूरा प्रोसेस किया ही किसके लिए था, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर के लिए किया था। सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड नाउ, सिल्वर हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया। अब बात करते हैं इसकी बैलेंसिंग की, क्वेश्चन को बैलेंस भी कर देते हैं, बहुत इजी है बैलेंसिंग करना। देखिए यहाँ पर 2 है नाइट्रेट्स, तो हाँ, तो अगर मैं इस इक्वेशन में यहां पर 2 लगा दूं तो 2AgNO3 और इसे स्टेबल करने के लिए यहां पर भी अगर मैं 2 लगा दूं
नाइट्रेट भी बैलेंस हो गए और सिल्वर भी बैलेंस हो गया, ठीक है। आई थिंक दिस इज इक्वेशन, तो यही इक्वेशन हमने यहाँ पर प्रेजेंट करनी थी। क्लियर आई थिंक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। तो आप पूछेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 और 16 क्यों नहीं एक्सप्लेन किए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 और 16 टोटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसको मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के ऊपर बात करता है, विद एग्जाम्पल्स बताना है। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट क्या होता है। और जो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो पूरा का पूरा टाइप ऑफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स पूछा हुआ है। तो बस वही एज इट इज थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी से उतारकर वो लिखना ही है। तो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ ये चीज। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 17 जो मुझे लगता है कि बताने लायक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 ओनली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बता रहे हैं, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। यानी कि ब्लैक कलर का क्या कंपाउंड बन जाता है जब एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस, शाइनी ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो होता है, जब रिएक्ट करता है एयर से या उसका ऑक्सीडेशन होता है, आफ्टर ऑक्सीडेशन एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है। तो बताइए वो सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम आंसर लिखते हैं, द ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म्ड, द ब्लैक कलर सब्सटेंस formed is कॉपर ऑक्साइड, CuO। जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है, दिस इज कॉपर ऑक्साइड, एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व in this case is, यानी कि कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है इसमें, इस पूरे रिएक्शन जो, इस पूरे केस में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है। जो ब्राउन कलर का शाइनी सब्सटेंस है, ये एक हमारा मेटल है विच इज कॉपर मेटल। तो जब कॉपर मेटल ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, आफ्टर ऑक्सीडेशन ये हमारे पास क्या आ जाता है, कॉपर ऑक्साइड आ जाता है। और ये फॉर्मूला बना कैसे, Cu कॉपर ऑक्साइड, Cu2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, और कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और बात करें अगर इसकी बैलेंसिंग की, तो बहुत इजी है इसको बैलेंस करना। देखिए इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, और इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये गैसियस स्टेट में होगा, और जो कॉपर ऑक्साइड है वो भी हमारा बन जाएगा किसमें, सॉलिड स्टेट में। क्लियर आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला है कि आयरन के आर्टिकल्स पे हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं आयरन के आर्टिकल्स पे, ताकि रस्टिंग ना हो, आयरन में जंग ना लगे, कॉरोजन ना हो, और उस वजह से क्या हो, आयरन की जो लाइफ है, यानी कि जो हमारा रिस्पेक्टिव मेटल है उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम पेंट अप्लाई नहीं करेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, एयर के कॉन्टेक्ट में रहेगा, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में रहेगा, उस वजह से क्या होगा, उसकी सरफेस पर, मेटल की जो सरफेस है उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होने लगेगा, और ऑक्सीडेशन होने के साथ क्या होगा, मेटल के ऊपर रस्टिंग हो जाएगी या फिर कॉरोजन हो जाएगा। अगर आयरन का केस है तो हम बोलते हैं रस्टिंग हो गई, नहीं तो जनरली हम क्या बोलेंगे, कॉरोजन हो गया, जंग लग गया। जब हम किसी भी मेटल की कॉमन एक बात करेंगे तब हम बोलेंगे क्या हो गया, कॉरोजन हो गया, जंग लग गया, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली आयरन की बात कर रहे हैं तो हम उस केस में बोलेंगे कि रस्टिंग हो गया, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसीलिए बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं आंसर, अगर हम दें तो इसमें क्या लिखेंगे, पेंट does not allow iron article
to come in contact with, किसके साथ कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, एयर एंड वाटर, वाटर भी लिख सकते हैं, मॉइस्चर भी लिख सकते हैं, ठीक है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में भी नहीं आए, एयर एंड वाटर टू प्रिवेंट the metal surface from corrosion, ठीक है, अगर मेटल की सरफेस जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है तो क्या हो जाएगा, उस पे कोरोजन लग जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो पेंट है डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल टू कम इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर हम कहें मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस पर अगर आपने पेंट को अप्लाई कर दिया, सरफेस पर पेंट अप्लाई कर दिया, पेंट की 2 कोट लगा दिए, तो क्या होगा, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में भी नहीं आएगा और वाटर के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आएगा। अगर खराब होगा तो डैमेज किसका होगा, जस्ट पेंट का डैमेज होगा। आप अगर रीपेंट कर देंगे तो लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टाइम तक मेटल की सरफेस जो है वो चलती रहेगी, ठीक है, मेटल के ऊपर बिल्कुल भी कोरोजन नहीं लगेगी। लिखेंगे अदरवाइज when left unpainted, the metal surface come in contact with air and damage the metal surface. मेटल का, लेट सपोज कोई मेटल का पीस है और उसके ऊपर पेंट हुआ है, दिस इज पेंट, ठीक है, तो क्या होगा, इस पे कांटेक्ट किसका नहीं हो पाएगा, ना तो एयर इस पे रिएक्ट कर पाएगी और ना ही वाटर इस पे कांटेक्ट कर पाएगा, और जो सरफेस है वो एज इट इज रहेगी, लॉन्ग लाइफ हो जाएगी मेटल की। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19। Yes, now question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी सिंपल। आप एवरीडे लाइफ में इसको देखते ही हैं। फूड आइटम्स के पैकेट्स होते हैं, जैसे कि हो गए हमारे चिप्स के पैकेट्स, कुरकुरे के पैकेट्स हो गए, या फिर हमारे बिस्किट्स हो गए। तो इन सब में जो है नाइट्रोजन को फ्लश क्यों किया जाता है, क्यों नाइट्रोजन उसमें डाला जाता है, तो देखते भी हैं जब भी उसके अंदर अगर हम देखते हैं कि अगर उसमें ऑलरेडी फूला हुआ है या फिर उसमें नाइट्रोजन ऑलरेडी फिल्ड है तो वो क्या होगा, उसके अंदर बिल्कुल भी सिला हुआ फ्लेवर नहीं आएगा, एकदम फ्रेश फ्लेवर आता है उसका। उसके अंदर से जो नाइट्रोजन है अगर वो बाहर निकल गई तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसमें से कई बार बैड स्मेल भी आने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनको किससे फ्लश किया जाता है, फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, उनमें नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। जो ऑयल और फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है हमारे फूड स्टफ में उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो जो फूड है हमारा वो लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा, ठीक है। फूड आइटम फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम, फ्रेश तो ऐसे भी बाहर रहेगा लेकिन लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए, एंड नाइट्रोजन प्रिवेंट
prevent food item from getting oxidized hence most of the items are flushed with nitrogen gas. ठीक है, देखो बच्चों, इसमें इजी है इसको बताना। टू कीप फूड आइटम फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम, एक तो लंबे टाइम तक फूड आइटम हमारा फ्रेश रहे, दूसरा जो है नाइट्रोजन जो है एयर की सप्लाई से कॉन्टेक्ट नहीं होने देगी फूड आइटम का, यानी कि जितना भी ऑयल कंटेंट और फैट कंटेंट हमारे फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट है उनका ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो जो फूड है वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहेगा और साथ ही साथ वो फाउल स्मेलिंग बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन ये आता है व्हाई नाइट्रोजन गैस, कोई और चीज क्यों नहीं फिल करते, क्यों नाइट्रोजन गैस करते हैं? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है ये आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन गैस एक स्टेबल गैस की तरह एक्ट करती है, वो रिएक्शन नहीं करने देती। ठीक है, तो रिएक्शन होता है नाइट्रोजन की। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसका हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो हम 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसी वजह से नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल, इसी वजह से वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन से उसको कॉन्टेक्ट नहीं होने देता। ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से हम नाइट्रोजन गैस को ही प्रेफर करते हैं रेदर देन अदर गैसेस। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, विच इज ऑल्सो थ्योरी बेस्ड, उसमें सिंपल आपसे कॉरोजन और डेंसिटी की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स पूछा है, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो। So here we have completed all the questions of all the back questions or textbook question of chapter 1, which is chemical reaction and equation. And if you have any query related to these questions, please comment me in the comment box. And if you like this video, do like, share, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you, students.